हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग जो है लेक्चर नंबर 2 सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग जो शुरू किए थे वो क्लास 12th है ना, क्लास 12th। और इसमें जो शुरू किए थे फिजिकल, क्या शुरू किए थे? फिजिकल में आपका जो है शुरू हुआ है यूनिट 1 कहे तो द सॉलिड स्टेट। क्या नाम है इसका? द सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो हम लोग ये है लेक्चर नंबर जो है आपका 02, यानी कि सेकेंड लेक्चर है। ये क्या आपका दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो नेक्स्ट मतलब जो है 01 लेक्चर नंबर 01 में हम लोग सीखे थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या चीज? सॉलिड स्टेट। वहाँ पे हम लोग देख चुके थे। आज सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को जो है दो भागों में बांटा गया। सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया? सॉलिड जो होते हैं, जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठोस को जो है दो भाग में बांट सकते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या होता है आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है बच्चे। तो अभी बता रहे हैं आपको। तो आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 यानी कि 02 बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड को जो है दो भागों में बांट सकते हैं। सॉलिड का मतलब क्या होता है जी? ठोस होता है। इसका मतलब बता चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी कि रवादार ठोस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रवादार ठोस। और ये है अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड को हम लोग बेरवादार ठोस बोलते हैं या फिर अक्रिस्टलीय ठोस। बेरवादार ठोस या फिर क्या बोलते हैं इसको? अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज के लेक्चर में जो कंप्लीट करेंगे हम लोग वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज के लेक्चर में जो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस होगा कि ये क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बोलिए, रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम बोर्ड में जो पूछे जाते हैं यहाँ से क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर अमॉर्फस सॉलिड का जो डिफरेंस होता है, इसके डिफरेंस से आपके जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? जैसे कभी कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमॉर्फस सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण आएगा। अमॉर्फस में ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो चलिए हम लोग लेंदी नहीं करेंगे लेक्चर को, एक एक चीज करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो टुडे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि आप बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको रवादार ठोस भी बोला जाता है। तो आज हम लोग फुल्ली किस पे फोकस करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट लेक्चर में क्या बताया जाएगा? अमॉर्फस के बारे में। तो हम लोग पार्ट करके यदि पढ़ेंगे तो हमें बोझ नहीं बनेगा, है ना, और समझ में भी ठीक से आएंगे। और आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करते चलिए, है ना। वीडियो क्लियर है कि नहीं, दिखाई दे रहा है नहीं, या समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इन सभी बातों को लेकर आप लोग आराम से क्या करें? कमेंट करते चलें। तो ठीक है बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। किसके बारे में करते हैं डिस्कस? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो सबको। तो क्या है बच्चे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है आपका? क्रिस्टलीय ठोस। आ रहा है समझ में? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको बता चुके हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है ये एटम हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं,
या फिर हो सकता है आयंस। क्या हो सकता है? आयंस। तो ये सारे चीज हो सकते हैं। इसको हम लोग अवयवी कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। अब देखिए ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हिंदी होता है अवयवी कण होता है। और ये क्या होता है कि अवयवी कण का मतलब बता चुके हैं, एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो याद रखना जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसका क्या है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना है, वो पार्टिकल कुछ इस ऐसे होते हैं, इस टाइप से सजे होते हैं। मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होता है इसका। क्या होता है आपका? रेगुलर अरेंजमेंट। याद रखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। वो क्या होता है आपका? रेगुलर। अब देख रहे हैं इस टाइप से, इस टाइप से इसका अरेंजमेंट क्या होता है? रेगुलर होता है। जब इसका रेगुलर अरेंजमेंट है तो इसका शेप क्या होगा? डेफिनिट होगा। क्या होगा? इसका शेप डेफिनिट होगा। याद रखिएगा, इसका शेप क्या होगा? डेफिनिट होगा। दूसरी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? शार्प होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? शार्प होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपसे यदि कोई पूछेंगे कमेंट करके बताएंगे इसका जो अरेंजमेंट है रेगुलर है कि इरेगुलर है। रेगुलर का मतलब होता है नियमित। क्या होता है? नियमित। तो इसका अरेंजमेंट जो है नियमित है कि अनियमित है? तो नियमित है। क्यों नियमित है? नीचे दो, ऊपर दो, इधर से भी दो, इधर से भी दो। कोई भी डायरेक्शन से देखिएगा तो दो दो दिखेगा। क्या दिखेगा? दो दो दिखेगा। तो इसका अरेंजमेंट क्या बोलेंगे? रेगुलर है। क्या है? रेगुलर है। तो पहला बात तो याद रखना है कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होता है, आइडियल होता है। आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श होता है, जिसके वजह से इसका शेप क्या होता है? डेफिनिट होता है। क्या होता है? डेफिनिट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? शार्प होता है। तो रेगुलर होने की वजह से। तो देखिए आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिससे भी बना होता है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो उसका जो अरेंजमेंट है आइडियल होता है। क्या होता है? आइडियल होता है, आदर्श होता है, मतलब इधर उधर नहीं होता है। तो अभी हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। यहाँ से ये वीवीआई बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बोर्ड में कहाँ बनाता है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। तो ये वीवीआई है। ये क्या है आपका? वीवीआई। तो इसमें जो भी बातें हम लोग सीखेंगे वो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या होगा? वीवीआई होगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पहला बात जो याद रखना है, पहला पॉइंट जो याद रखना है, तो पहला पॉइंट क्या याद रखेगा कि इसका जो शेप होता है, इसका क्या होता है? शेप होता है डेफिनिट होता है। क्या होता है? डेफिनिट शेप होता है। यानी कि इट हैज, आप बोल सकते हैं इट हैज क्या चीज? डेफिनिट शेप। डेफिनिट शेप यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है। तो बोल सकते हैं शेप ऑफ crystalline solids are definite। डेफिनिट का मतलब यहां पे क्या है? निश्चित है। तो आप बोल सकते हैं क्रिस्टलीय पहला चीज याद रखेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के आकार निश्चित होते हैं। क्या होते हैं जी? निश्चित होते हैं। हिंदी आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। हिंदी क्या कर सकते हैं? सुन के भी लिख सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों के आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो शेप के बारे में हम लोग बात किए, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। क्या होता है? शार्प। शार्प का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए एक बेंजीन है, बेंजीन को C6 क्या बोलते हैं? बेंजीन को C6H6 बोलते हैं। तो इसका जो मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस है, तो 120 ही पर बॉयल होगा, उससे कम रहेगा तो बॉयल नहीं होगा। तो एक बात का मतलब आपको बता रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं पहुंचेगा
तब तक वो मेल्ट नहीं करेगा। तो इसका जो मेल्टिंग होता है वो होता है शार्प होता है। तो आप बोल सकते हैं इट हैज डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डेफिनिट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनिट बोल सकते हैं या शार्प बोल सकते हैं, डेफिनिट बोल सकते हैं या फिर शार्प। तो इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक निश्चित होता है। शार्प का मतलब यहाँ क्या बोलिएगा, निश्चित होता है, निश्चित होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प। शार्प का मतलब इसका गलनांक जो है क्या होगा, निश्चित होगा। आगे बात करेंगे तो एक और चीज होता है इसका, हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, डेफिनिट होता है। तो आप बोल सकते हैं तीसरा पॉइंट, इट हैज, दिख रहा है सबको, इट हैज डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इट हैज डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका मतलब होता है इसका गलन उष्मा निश्चित होता है, इसका गलन उष्मा निश्चित होता है। इसका गलन उष्मा क्या होता है, निश्चित होता है। तो देखिए, तो मेल्टिंग पॉइंट याद रखेंगे शार्प होगा, इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होगा, डेफिनिट होगा, शार्प होगा, डेफिनिट होगा। और क्या क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कभी कभार इसको ट्रू सॉलिड भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यानी कि मतलब इसको आप ट्रू सॉलिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेचर यदि देखा जाए तो ट्रू सॉलिड भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, वास्तविक ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। और क्या क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, और बोल सकते हैं ये तो ट्रू सॉलिड होता है, और इसका जो रेंज होता है वो लॉन्ग होता है। तो बोल सकते हैं इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब ये जो होता है, यह जो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है दीर्घ परासी। क्या होता है, दीर्घ परासी। तो आप बोल सकते हैं यह दीर्घ परासी होता है। अब दीर्घ परासी का मतलब समझिए, अब एक एक चीज को समझिए, जो लिखा गया एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या समझना आपको, सबसे पहले जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है। पहला बात याद करिए, चल मेरे साथ बोलेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसका आकार निश्चित होता है। मतलब क्या होता है, डेफिनिट होता है। क्रिस्टलीय ठोसों के आकार क्या होता है, निश्चित होता है। फिर दूसरा याद रखेंगे, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे ही क्या करेगा, मेल्ट करेगा। एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या होगा, ये मेल्ट करेगा, याद रखिएगा। फिर इट हैज डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का भी मतलब होता है पिघलना। तो इसका यदि कोई पूछेगा कि किस टाइप का, किस तरह के ठोस का हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, डेफिनिट होता है, तो आप क्या बोलिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। किसका शेप डेफिनिट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फिर याद रखिएगा ट्रू सॉलिड किसको कहा जाता है, ट्रू सॉलिड किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर किसका होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर जो पॉइंट देख रहे हैं, इट हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यह दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी का मतलब होता है, जैसे कि आपको बताया है कि मान लिया जाए एक आप लेंगे
कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे और इसको हम काटेंगे, इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो ये सीधा कटेगा। ये कैसा कटेगा, सीधा कटेगा, मतलब टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन यही आप प्लास्टिक या फिर रबर, उसको आप काट के देखिएगा, उसको क्लीवेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, दो टुकड़ों में बटेगा। जब किसी चीज को काटा जाएगा तो कितने टुकड़ों में बटेगा, दो टुकड़ों में बटेगा। लेकिन नया जो सरफेस जो हमें मिलेगा, न्यू सरफेस जो मिलेगा ये वाला, तो ये जो होगा चिकना और सपाट होगा, मतलब प्लेन एंड स्मूथ होगा, प्लेन एंड स्मूथ होगा। तो 5 पॉइंट सबको याद हो गए और आगे बताते हैं, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, है ना। यहाँ तक ठीक है सबको, कमेंट करके बताएं यहाँ तक ठीक है सबको, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट याद हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या याद हुआ, आकार निश्चित, गलनांक निश्चित, गलन उष्मा निश्चित, वास्तविक ठोस, और ये दीर्घपरासी होता है। क्या होता है, दीर्घपरासी होता है। ये 5 पॉइंट आपको बताए, याद हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बताते हैं, इसको क्या करें, ठीक से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन गुण। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, विदलन गुण। जैसे मान लिया जाए, अभी अभी बताए थे कि कोई चीज टुकड़ा है, इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद कितने टुकड़ों में बट जाएगा, दो टुकड़ों में। लेकिन टुकड़ा में जब बट जाएगा तो उसका जो नया सरफेस है, नया जो सतह है, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये दिखेगा चिकना और सपाट। कैसा दिखेगा, चिकना और सपाट। तो अभी अभी देखिए नेक्स्ट कितना हुआ था, टोटल 5 पॉइंट्स हुए थे। कितना हुआ, 5। तो 6 पॉइंट हम लोग लिखेंगे। छठा जो पॉइंट है आपका, वो ध्यान दीजिए, 6 पॉइंट जो हम लोग सीखेंगे तो याद रखेगा कि व्हेन, ये है आपका क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये क्या है आपका, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो व्हेन क्रिस्टलाइन solids cut with a sharp edge tools। तो याद रखेंगे, when crystalline solids cuts with a sharp edge tool। एज का मतलब किनारा। अब शार्प एज टूल का मतलब होता है तेज धार वाले औजार। शार्प एज टूल का मतलब क्या होता है जी, तेज धार वाले औजार। तो when crystalline solids cut with a sharp edge tool, then they split into two pieces and newly generated surfaces are smooth and plain। स्मूथ एंड प्लेन। तो स्मूथ एंड क्या चीज, प्लेन। स्मूथ एंड प्लेन, सॉरी प्लेन। यहाँ प्लेन का मतलब चिकना है, स्मूथ मतलब चिकना है, और प्लेन का मतलब सपाट है। स्मूथ का मतलब यहाँ क्या होता है, चिकना, और प्लेन का मतलब क्या होता है, सपाट। तो अभी आपको बात कर रहे हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो ये है क्लीवेज प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो यदि आपसे क्वेश्चन करें क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन गुण क्या है। तो विदलन गुण ये है भाई कि जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करेंगे, काटेंगे बीचों बीच क्या करेंगे, काटेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब यहाँ पे आपको बताएंगे जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स हैं, मेटेलिक एलिमेंट इस मीन्स आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक एलिमेंट हो गया। उसके बाद नेफ्थलीन वगैरह भी आ जाता है, क्वार्ट्ज आ जाता है। तो इन लोगों को जब हम लोग क्या करेंगे, तेज धार वाले औजार से काटेंगे, तेज धार वाले औजार से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो ये 2 भागों में बट जाएगा। और ऐसे भी नॉर्मल सी बात है, जब काटेंगे तो 2 भाग में बटेगा ही, 2 भाग में बट जाएगा। लेकिन 2 भाग में तो बट जाएगा, लेकिन बटने के बाद तो हमें क्या मिलेगा, न्यू सरफेस मिलेगा। काटने के बाद 2 सतह मिलेगा नया, और उस सतह पे उंगली से ऐसे करके देखेंगे तो वो चिकना और सपाट होगा। चिकना और मतलब रुखड़ा नहीं होगा। जैसे मान लिया अभी ठंडा के दिन में तो बहुत लोग का मुंह जो है खौराहा टाइप का हो जाता है, रुखड़ा हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, रुखड़ा, यानी कि उसमें उंगली चलाएंगे तो कैसे करेगा, मतलब उबड़ खाबड़ लगेगा। समझ में आ रहा है। जैसे
रोड भी जब भी मतलब टूटा फूटा रहता है तो उसमें चलने में क्या होता है, दिक्कत होता है, तो रुखड़ा बोलेंगे उसको। चिकना एक होता है पूरा पिचिंग किया हुआ, तो क्या होता है, चिकना होता है। तो कहने का मतलब जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे, दो भागों में बटेगा, जरूर बटेगा, लेकिन उसका जो नया सतह मिलेगा, न्यू सतह जो मिलेंगे, वो चिकना और सपाट होगा। चिकना और क्या होता, सपाट, चिकना और सपाट। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन, अब यहाँ याद करेंगे 6 नंबर पॉइंट, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कट विथ ए शार्प एज टूल। शार्प एज टूल का मतलब होता है तेज धार वाले औजार से इसको काटेंगे, तो देन दे स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब टूटना, बटना। 2 पीसेस, कितने भाग में बट जाएगा जी, 2 भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा। और न्यूली जनरेटेड सरफेसेस, न्यूली जनरेटेड सरफेसेस का मतलब होता है नई जनित सतहें, वो चिकना और सपाट होता है, चिकना और सपाट होता है। सबको समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, हिंदी वाले हिंदी समझ लेंगे कि जब, बड़ा बड़ा लिखे ना, कमेंट करें, सबको दिखाई दे रहा है, फटाफट कमेंट करें। जब क्रिस्टलीय ठोसों को, जब क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार, तो देखिए शार्प एज टूल का मतलब क्या होता है, तेज धार वाले औजार से काटेंगे, इसके काटेंगे, काटे जाते हैं, तब क्या होगा, तब यह 2 टुकड़ों में, कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में बट जाते हैं। कितने टुकड़ों में बट जाते हैं जी, 2 टुकड़ों में बट जाते हैं, और नई जनित सतहें चिकना और सपाट होता है। चिकना और सपाट करने का मतलब हुआ रेगुलर होता है, उसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं होता है। ठीक है, याद हो गया सबको कि इसको बोलते हैं क्या जी, क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ, यानी कि विदलन गुण इसको बोलते हैं। विदलन का मतलब क्या होता है, टूटना। विदलन का मतलब क्या होता है, बोलते हैं औष्ट विदलन हो गया। कभी कभी देखिए ठंडा के दिन में औट क्या होता है, ऐसे मुंह फाड़ देता है, तो क्या बोलते हैं, औष्ट विदलन। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, और हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, ओठवा फट गया, ओठ क्या हो गया, फट गया। समझ में आ गया। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसमें, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7वां पॉइंट, वो क्या है, इट शोज एन आइसोट्रॉपिक नेचर, या फिर इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, इट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, अब बबुआ लोग समझ में नहीं आ रहा होगा, विषमदैशिक प्रकृति ये क्या हो गया, है ना। विषमदैशिक प्रकृति क्या होता है, तो विषमदैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि इसको हम डिफरेंट डायरेक्शन से जब देखेंगे, जब इसको अलग अलग दिशाओं से देखा जाएगा तो ये अलग ही दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ये सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये अलग अलग दिशाओं से देखने से अलग अलग दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं, जैसे मान लिया जाए एक आपका, जैसे मान लिया जाए एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे NaCl है। NaCl क्या है, NaCl आगे बताएंगे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब समझा रहे हैं बस, ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए NaCl है, तो Na में प्लस होता है, Cl में माइनस होता है। तो Na के लिए हम लोग जो है प्लस का यूज कर रहे हैं, और Cl के लिए क्या कर रहे हैं, माइनस के। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर रिपीट करेंगे तो ये प्लस है, तो नीचे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये मान लिया जाए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
ये क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और आपका आँख जो है, आपका नज़र जो है यहाँ पे है, मान लीजिए ये आपका आँख है, ये आपका क्या है, आप ऐसे करके देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसको जब देखिएगा, सीधा देखिएगा तो कैसा दिख रहा है, तो दिख रहा है एक प्लस और एक क्या दिख रहा है, माइनस, प्लस और माइनस दिख रहा है। अल्टरनेट दिख रहा है, प्लस माइनस से दिख रहा है। अब जो है अपना नज़र को अब चेंज कीजिए, अपना नज़र को यहाँ ले आइए, क्या ले लें, यहाँ पे ले आइए। अब इसको अब यहाँ से देखिए, ये आपका आँख है, ये क्या है आपका आँख है। अब इसको यहाँ से देखेंगे ऐसे करके तो कहाँ दिख रहा है ये, अरे टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। इसको यदि सीधा देखा जाए तो क्या दिखेगा, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस दिख रहा है। तो कहने का मतलब इस डायरेक्शन में अल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है। थोड़ा सीधा करके लिखते हैं ना, टेढ़ा हो गया। अब समझिए, यदि हम यहां से देखते हैं, आपका नजर यहां पे है, आपका नजर यहां पे है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ क्या हो गया माइनस, एक तरफ क्या हो गया माइनस और एक तरफ क्या हो गया प्लस। तो डिफरेंट डायरेक्शन से देखने से, डिफरेंट डायरेक्शन देखने से ये डिफरेंट दिखता है। डिफरेंट अलग अलग दिशाओं से देखने के बाद ये अलग अलग दिखाई देता है, और इसीलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्या है आपका, ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश, यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो आपके खोपड़ी में खुजली हो रहा होगा कि ये विषमदैशिक प्रकृति का मतलब होता क्या। अरे भाई, विषमदैशिक प्रकृति का मतलब कुछ नहीं होता है, वो जो है आपका ये विषमदैशिक प्रकृति का मतलब होता है कि जब इसको हम विभिन्न डायरेक्शन से देखेंगे, अलग अलग दिशाओं से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा। यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होता है, इसीलिए कहा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन आइसोट्रोपिक नेचर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक नेचर कौन शो करता है, तो आइसोट्रोपिक इन नेचर में कौन आता है, तो आप बोलिएगा विषमदैशिक प्रकृति में कौन आता है जी। तो यह का मतलब यहाँ क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको फटाफट क्या करें, लिख लें। तो जितने भी पॉइंट्स लिखवा दिया, इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत है कि ऑब्जेक्टिव सही यदि आपको बनाना है तो थ्योरी पार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। चलिए, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक देखिए, है ना, उदाहरण बहुत जरूरी है। और देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल की कमी नहीं है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे, तो क्या है आपका, लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। क्या है इसका हिंदी, क्रिस्टलीय। सबको दिख रहा है, कमेंट करें फटाफट, क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण। क्रिस्टलीय ठोसों के क्या चीज, उदाहरण। तो सबसे पहला जो आएगा, जितने भी मेटेलिक सॉलिड है, याद रखिएगा, थोड़ा सा इंक भर ले। मेटेलिक सॉलिड, क्या चीज, मेटेलिक सॉलिड, ऑल मेटेलिक सॉलिड, या फिर बोल सकते हैं मेटेलिक एलिमेंट। क्या बोल सकते हैं, मेटेलिक एलिमेंट। तो जितने भी मेटेलिक एलिमेंट हैं, ये सब का सब किसके अंदर आएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आएगा। तो पहला जो उदाहरण दे रहे हैं, एक नंबर समझिए, ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स। यदि आपको मेटल के बारे में नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स का मतलब होता है सभी धात्विक तत्व। देखिए हिंदी यदि ठीक से यहाँ पे साफ साफ नजर पता नहीं चल रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जब बोलते हैं उसमें आप लिख सकते हैं सभी धात्विक तत्व। अब बोलिए इसका अंदर कौन आएगा, तो इसका अंदर आप बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड,
बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे। तो जितने भी मेटल है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। दूसरा याद रखेंगे, तो यदि आप कोई बोल दे मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल बताओ, तो ऑल मेटेलिक एलिमेंट बता देंगे, यानी कि सभी धात्विक तत्व काफ़ी है। अब जितने भी मेटल्स हैं लोग समझ ही जाएंगे, यदि 11th 12th का रियल स्टूडेंट उसको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। दूसरा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, अधात्विक तत्व। इसको क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में? अधात्विक तत्व। आप आवाज सुन के भी लिख सकते हैं आध्यात्मिक तत्व। अब इसके अंदर जैसे ये सब आया, अब इसके अंदर कौन आएगा? आध्यात्मिक तत्व के अंदर जैसे कि सल्फर, क्या होता है आपका? याद रखेंगे सल्फर। तो सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन। तो याद रखिएगा नॉन मेटेलिक में कौन कौन आएगा? सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। तो ये नॉन मेटेलिक है, लेकिन क्या है आपका, मतलब क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो पूछ देता है, यही सब बच्चा फंसता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सल्फर देख के डर जाता है, फास्फोरस, आयोडीन। तो ये याद रखिएगा सल्फर भी मेटल, ये क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सल्फर भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। फास्फोरस भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आयोडीन भी क्या है आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद तीसरा यदि आप लेंगे, तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, तो कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? यौगिक। कंपाउंड्स में ढेर सारे हैं, तो कुछ लिखवा देते हैं। यौगिक में भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे कि आपको जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो उस पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो कंपाउंड्स बहुत सारे हैं, जैसे वाटर। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? यौगिक। यौगिक मतलब जैसे NaCl हो गया, क्या हो गया? NaCl, ZnS एंड नेफ्थलीन। क्या है आपका? नेफ्थलीन। अब देखिए NaCl का मतलब क्या है? NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड, सबको पता है। क्या है आपको? सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में सबको पता है। इसको क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड। तो ये सब भी NaCl, नमक हम लोग खाते हैं, तो ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ZnS जिंक सल्फाइड, इसी को हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक ब्लेंड। तो इसको जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है। कभी कभी पूछेगा जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या है, तो ZnS। सबको समझ में आ रहा है? तो ये कुछ उदाहरण है, ये क्या है आपका? कुछ उदाहरण। सबको ठीक से समझ में आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएं, है ना। तो याद रखिएगा बच्चे, ऑल मेटेलिक एलिमेंट बोल दिए यहाँ पे। ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स मतलब जितने भी मेटल्स हैं वो किसके अंदर आएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलिए मेरे साथ बोले, सभी धात्विक तत्व किसके अंदर आता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। कुछ उदाहरण कोई पूछेगा तब बोलिए ना भाई, एल्युमिनियम बोलिए, आयरन बोलिए, कॉपर बोलिए, सिल्वर बोलिए, गोल्ड बोलिए, प्लेटिनम बोलिए, कोबाल्ट बोलिए, बहुत सारे हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का मतलब अधात्विक तत्व होता है, जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। ये सब अधातु है, यानी कि ये कार्बनिक नहीं है। क्या बोलते हैं इसमें? मेटल। इसको मेटल नहीं बोलते, इसको मेटल हम लोग नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? नॉन मेटेलिक एलिमेंट। सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब का सब क्या है आपका? मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर कंपाउंड में जो आ जाएगा, जैसे NaCl बोल सकते हैं, ZnS बोल सकते हैं। तो NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ZnS को क्या बोलते हैं? जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड। एक नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन आप लोग देखें कपड़ा में डालते हैं ना, वाइट कलर का एक गोली टाइप का आता है, गोल गोल वाइट कलर का, है ना, वो उसको डालते हैं। वो भी क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वो भी क्या है आपका? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सबको समझ में आ गया? तो आज हम लोग किसके बारे में चर्चा किए? ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। किसके बारे में किए? ताकि देखिए छोटा छोटा टुकड़ा करके इसलिए बताया जा रहा है आपको, फेज बाय फेज, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आसानी से आप क्या करें? पढ़ सके। ठीक है बच्चे, लेंदी हम नहीं करना चाहते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आसानी से फिर 2 नंबर में पूछ सकता है। जैसे आप एमोर्फस सॉलिड जब पढ़ा देंगे तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्या चीज़? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। पहला तो ये हो गया। फिर अभी पता चल गया कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कुछ जो प्रॉपर्टी याद रखेगा। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घ परासी कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद करें, दीर्घ परासी कौन होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड।
उसके बाद याद रखिएगा एन आइसोट्रॉपिक नेचर का कौन होता है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर का कौन होता है, तो वो भी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हिंदी में क्या बोले, विषम देशिक प्रकृति। विषम देशिक का मतलब बताया गया था डिफरेंट डायरेक्शन से देखने से अलग अलग वो दिखाई देता है। तो इस तरह से आज हम लोग कंप्लीट किए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्या चीज, अमरफस सॉलिड। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अमरफस सॉलिड आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं, उसका कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते रहें, कमेंट करते रहें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत हो वो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सब लोग लिख लेंगे इसको। चलिए, कल क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे कमेंट सेक्शन में जवाब देना दीजिएगा। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे कल इसके रिलेटेड तो आपको क्या करना है, जवाब देना है। समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में किसका आंसर क्या हो, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसको क्या कीजिएगा, आप उसका जवाब दीजिएगा, टिक लगाना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।